आई थिंक यहाँ तक हम कर चुके हैं ना। इलस्ट्रेशन 4 नहीं करी क्या? अच्छा, इलस्ट्रेशन 4 करते हैं फिर। द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड विच इज़ एन अनलिस्टेड कंपनी अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंकिंग कंपनी NBFC एंड HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो ये सब चीज़ें नहीं हैं, और ये नहीं है तो इसका मतलब इनको DRR बनाने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। यहाँ ये लिखते हैं कि इनके पास 12% वाले डिवेंचर्स हैं 7.5 लाख रुपए की फेस वैल्यू के, और डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में इनका बैलेंस आ रहा है 1 लाख रुपीज़। तो आप बताइए कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में कितना रखना होता है? 10%। इन्होंने 10% से ज़्यादा रखा है। अच्छा सॉरी, 25,000 रुपीज़। एक्चुअली मेरे पास पुरानी बुक है, उसमें 1 लाख लिखा हुआ है। पता नहीं दिखेगा नहीं आपको, कहीं लिखा हुआ है 1 लाख यहाँ पर। कोई बात नहीं, तो इससे ही पढ़ना पड़ेगा मुझे। सोच रहा था पुरानी बुक से जो है पढ़ लूँ। अभी DRR के चैप्टर में अमेंडमेंट आई है ना, तो ये अमेंडेड चैप्टर है। तो DRR जो है 10% रखना होता है, यानी 75,000 तो होना चाहिए था। रिडेम्पशन स्टार्ट करने से पहले 25,000 है तो 50,000 का और बना लीजिएगा। बनाने की एंट्री क्या होती है? रिज़र्व है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, और क्रेडिट कर दो 50,000 से, यानी प्रॉफिट लॉस से ट्रांसफ़र कर दो। इनको DRR इन्वेस्टमेंट भी रखनी होती है, और इन्होंने DRR इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,12,500 की रखी है, जो 10% सिक्योर्ड बॉन्ड्स में रखी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। 100 रुपये का एक है। DRR इन्वेस्टमेंट 15% तक रखनी होती है। मुझे कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा। अब ये देखो, यहाँ पर आप देखिएगा 7,50,000 का 15% होता है क्या यार, 1,12,500। अच्छा, ये तो 15% ही बन रहा है। ओके, ये 10% वाले सिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं जिन पे इंटरेस्ट 10% है, बट 7.5 लाख का जब 15% निकाला तो वो इतना ही आ रहा है। तो DRR इन्वेस्टमेंट में जितना होना चाहिए पैसा उतना डाला हुआ है। रिडेम्पशन से पहले इसको बेच देंगे, और रिडेम्पशन के बाद DRR को ख़त्म कर देंगे। थोड़े टाइम के लिए काम झाम ये करा हुआ है, ज़रूरत है नहीं। अब क्वेश्चन में प्रैक्टिकली होता नहीं है ना, सेम ही डेट को कर रहे हैं, सेम ही डेट को फिर रिवर्स कर रहे हैं। एनुअल कंट्रीब्यूशन जो DRR का है वो 31 मार्च को किया जाता है। 31 मार्च 22, ये है 1 अप्रैल 21, ये है 31 मार्च 22। बैलेंस है बैंक अकाउंट का 7.5 लाख रुपीज़ बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसका इंटरेस्ट मिलेगा ना, ये जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसका इंटरेस्ट मिलता है। इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट पार फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन द अबव डेट, यानी 7,50,000 में 10% और जोड़ा तो करीब करीब जो है 75,000 और जोड़ लो तो 8,25,000 रुपीज़ आपको अल्टीमेटली बैंक अकाउंट से पे करने हैं। आपको यहाँ पर जो है डिवेंचर्स अकाउंट बनाना है, DRR अकाउंट बनाना है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, DRR इन्वेस्टमेंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट बनाना है। तो इसको हम यहाँ बनाएंगे 12% डिवेंचर अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट 1 अप्रैल। ये आपको रिडीम करने हैं 31 मार्च को। बारिश बहुत तेज आ रही है यार। 12% डिवेंचर अकाउंट के बाद आप बना रहे हैं DRR अकाउंट, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। उसके बाद आप बना रहे हैं DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद आप बना रहे हैं बैंक अकाउंट। और लास्ट में बना रहे हैं डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट।
अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस देखिएगा, डिबेंचर का आ रहा है 7.5 लाख, डीआरआर का आ रहा है बैलेंस ब्रॉड डाउन 25,000, डीआरआर इन्वेस्टमेंट आ रही है 1,12,500। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, डेबिट साइड पर बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे, उसके अलावा यहाँ पर आ रही है बैंक बैलेंस 7.5 लाख रुपये। बैंक बैलेंस भी एसेट होता है, डेबिट साइड पर बैलेंस आ रहा है 7.5 लाख रुपीज़। बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट इस पर 10% का इंटरेस्ट मिलता है, तो 1,12,500 पर 10% बनेगा 11,250। तो यहाँ पर जो है इंटरेस्ट इनकम आएगी, और इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट नहीं बनाना है, तो सिर्फ यहाँ पर आप इंटरेस्ट लिख दीजिए, इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट, ये मिल जाएगा। इससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा। साथ ही में आप डीआरआर इन्वेस्टमेंट को भी रिडेम्पशन से पहले बेचेंगे, तो वो भी जो है 31 को बिकेगी। 1 को आ रही है, पूरा साल कंप्लीट हो गया, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 22 तक, तो बेचोगे तो ये भी पूरा निकलेगा और 1 साल का इंटरेस्ट भी मिलेगा। डीआरआर का बैलेंस है 25,000, पहले उसे हमें 50,000 और बढ़ाना होगा। रिडेम्पशन से पहले डीआरआर का बैलेंस बढ़ाना ज़रूरी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस से 50,000 और बढ़ा देंगे, तो ये करीब करीब 75,000 बन जाएगा, जो कि इसका 10% है। इसके बाद आप जो है रिडेम्पशन स्टार्ट करेंगे, और 12% डिवेंचर अकाउंट को आप डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करनी है, डिवेंचर होल्डर्स को, तो आप ये पेमेंट करने के लिए डिवेंचर होल्डर्स के अकाउंट में डाल देंगे। डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में आ जाएगा डिवेंचर अकाउंट से 7,50,000 रुपये, 7,50,000। साथ ही में क्योंकि डिवेंचर प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं, तो 75,000 रुपीज़ इन्हें और पे करने पड़ेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के नाम पर। तो यानी कि जो टोटल लाइबिलिटी है, टोटल क्रेडिट साइड का बैलेंस है डिवेंचर होल्डर का, वो है 8,25,000। पे करने से पहले क्योंकि 31 मार्च को रिडीम हो रहे हैं, तो 12% का इंटरेस्ट की पेमेंट भी हो सकती है। अभी एडिशनल एंट्री है, आप करें तो ठीक, ना करें तो ठीक। भाई मेरे हिसाब से तो इंटरेस्ट की पेमेंट भी तो होगी 12% की, 90,000 रुपीज़ के करीब। तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना, 90,000। उसके बाद जो डीआरआर इन्वेस्टमेंट आ रही है 1,12,500, इसको आप बेच देंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो हो गया इसका बैलेंस, और यहाँ पर बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा। ठीक, अगर टोटल लगाया जाए तो 7.5 लाख प्लस 1,12,500 प्लस 11,250, ये 8,73,750 आ रहा है। अगर मैं इसमें 90,000 माइनस कर दूं तो भी 7,83,750 बचेगा, जिससे मैं 8,25,000 की पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। समझ रहे हैं आप? भाई डिबेंचर को मैं रिडीम कब कर रहा हूँ, ये तो 1 तारीख का बैलेंस है, मैं रिडीम कर रहा हूँ 31 तारीख को, तो 1 साल का इंटरेस्ट भी देना चाहिए। डीआरआर इन्वेस्टमेंट है, वो भी आप बेचेंगे तो उसका इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बैलेंस कम पड़ रहा है। इन्होंने क्या गलती करी होगी, देखते हैं। इन्होंने 7.5 लाख तो डाल दिए, बहुत अच्छी बात है। सीधा बैंक अकाउंट देखते हैं। देखिए, इनकी जो गलती है वो ये है कि जो डिबेंचर अकाउंट है उसका 1 साल का जो इंटरेस्ट बनता है वो इन्होंने नहीं दिया है। तो ये तो गलती कर दी ना। पुराने सभी क्वेश्चंस में आपने इंटरेस्ट दिया था, यहाँ पर इन्होंने वो इंटरेस्ट नहीं दिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैंक अकाउंट बना हुआ है इसमें बैलेंस ओपनिंग आ रहा है,
DRR इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है वो भी आ रहा है, DRR इन्वेस्टमेंट को बेचा वो भी आ रहा है, और यहाँ पर 8,25,000 की पेमेंट करनी है अभी यहाँ पे। ये देखिए 8,25,000 ये बैंक अकाउंट से पेमेंट करी जाएगी, तो इसे भी आप यहाँ लिखेंगे डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर ली। बट ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो इन्होंने नहीं डाला, तो एक फ्लॉ हो गया एक तरह से, वो डालना चाहिए था। क्यों नहीं डाला डिबेंचर इंटरेस्ट? लिखा है यहाँ पे कि इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगी, एक साल पूरा हो गया, ये तो ओपनिंग बैलेंस है, तो 31 मार्च तक के लिए पे तो होगा ना, एक साल हो रहा है तो इंटरेस्ट तो पेमेंट होगा ना। रिडीम तो आप साल के एंड में कर रहे हैं, तो उस साल का इंटरेस्ट नहीं बनेगा क्या, मैं पूछता हूँ आपसे। तो ये क्वेश्चन में फ्लॉ हो गया, गलती हो गई, गलत हो गया, कोई बात नहीं। आप ये इंटरेस्ट को दिखाएंगे तो उस केस में क्या होगा, जब आप इसमें से 8,25,000 माइनस करेंगे तो 41,250 का आपका यहाँ आएगा बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन 41,250। क्या होगा अगले साल? बैंक का क्रेडिट बैलेंस ओपन होगा डेबिट की जगह, क्योंकि अभी हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट बन चुका है। होता है ना बैंक में, करंट अकाउंट में नेगेटिव में जा सकता है बैलेंस, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उसे बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये एंट्री यहाँ पर मिसिंग थी बुक में, बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही कराई गई है। हाँ, सिर्फ ये जो आपका DRR बनाया था, ये रिडेम्पशन होने के बाद P&L में 75,000 ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये अकाउंट ख़त्म, ये अकाउंट ख़त्म, ये अकाउंट ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, तो सारे अकाउंट आपके बन गए। आप चाहें तो मैच कर सकते हैं। ओपनिंग था और आया, बाद में जनरल रिजर्व में चले गया। जनरल रिजर्व ही लिखा है ना मैंने, या P&L लिख दिया? अरे नहीं, जनरल रिजर्व लिख दो, इसको जनरल रिजर्व में डाल दो, एक ही बात है, फ्री रिजर्व है बट जनरल रिजर्व में डाल दो, सही रहता है। ये इन्वेस्टमेंट आपने बेची, इसकी एंट्री भी हमने कर ली, और ये भी हमने कर लिया, और ये भी हमने कर लिया, तो पूरा हमने जो है काम झाम कर लिया है। बस इंटरेस्ट इन्होंने एंट्री नहीं डाली इंटरेस्ट की, वो मैंने आपको डालकर दिखाई है, जिससे कि बैंक बैलेंस कम हो रहा है। अब एग्ज़ाम में डालेंगे नहीं डालेंगे, मर्जी है आपकी भाई। मेरे हिसाब से तो पे होना चाहिए, जब एक साल पूरा हो गया तो इंटरेस्ट तो जाएगा ही। इलस्ट्रेशन नंबर 5, समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ BEE कंपनी लिमिटेड, जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग कंपनी NBFC HFC, एज ऑन 31 मार्च 2021। उनकी जो है बैलेंस शीट गिवन है, जिसमें ये लाइबिलिटी साइड है, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है फुल्ली पेड अप 20,000 शेयर्स, 2 लाख के आ रहे हैं। P&L जो आपका फ्री रिजर्व है एक तरह से 1,20,000, 12% डिबेंचर 1,20,000, ट्रेड पेबल 1,15,000। कुछ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, कुछ स्टॉक यानी इन्वेंट्री है, कुछ ट्रेड रिसीवेबल है, कुछ कैश बैलेंस है, कुछ बैंक बैलेंस है। एनुअल जनरल मीटिंग में कुछ चीज़ें डिसाइड करी गई है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो परचेज कर सकते हैं एक 10 रुपये वाला शेयर 15 रुपये में फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। 4 के बदले 1 मिलेगा, हेल्ड प्रायर टू बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बोनस का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, तो बोनस डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जो शेयर्स हैं आपके पास, वो 4 के बदले 1 आपको दिया जाएगा, और ये सभी लोग इसको एक्सरसाइज करेंगे। इसे हम बोलते हैं राइट इशू। राइट इशू में क्या होता है, 20,000 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, 4 से डिवाइड कर लीजिए तो आएगा 5,000। ये राइट इशू किया जा रहा है, 15 रुपये पर करा जा रहा है, बट 10 रुपये वाले शेयर हैं, तो 10 रुपये के हिसाब से बना 50,000 प्लस 5 रुपये और लाएंगे, 5 रुपये और आएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के। तो इसकी एंट्री क्या होगी कि बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है 75,000, कुछ जा रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम में 25,000, कुछ जा रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल में
50,000। तो ये हो गया बीइंग राइट शेयर्स इशूड, एक एंट्री में हमने पास करके दिखाया। उसके बाद जो है बोनस इशू किया जा रहा है, और बोनस इशू है 5 के बदले 1। तो अब जो शेयर हैं वो पहले 20,000 थे, अब 5,000 और आ गए, तो टोटल 25,000 जो है शेयर्स हो गए हैं, जो कि फुल्ली पेड है, पार्टली पेड नहीं है, फुल्ली पेड है। तो 25,000 शेयर है, 5 के बदले 1 मिलेगा, तो 5 से डिवाइड करिए, 5,000 रुपये के बोनस शेयर दिए जा रहे हैं। और बोनस शेयर दिए जाएंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं फ्री रिजर्व से आप पैसा जो है बोनस टू शेयर होल्डर आप करेंगे। 50,000 ये आपने करा इशू, मतलब डिक्लेयर, और ये आपने जो है बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट, इसको इक्विटी शेयर कैपिटल में आपने डाल दिया। तो ये हो गया बोनस की एंट्री, बोनस आपने इशू कर दिया। डिबेंचर्स को जो है 3% प्रीमियम पर भी देना है, उसकी एंट्री भी कर लेंगे। पहले देख लेते हैं आपकी जो एंट्री हुई है, 75,000 बैंक अकाउंट डेबिट और 50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, और सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो 25,000 से क्रेडिट। इन्होंने पहले इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डाल दिया, फिर उससे यहाँ पर इशू कर दिया। आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसा आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि सारा पीएनएल का यूज़ करना सही नहीं होगा। ये मैंने जानबूझ के पूरा पीएनएल लिख दिया था, ये देखने के लिए कि क्या आपके दिमाग में क्लिक होगा कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा आ गया तो हम उसको पहले यूज़ कर लें बोनस के लिए। और जो बोनस के चैप्टर में करवाया था, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो क्वेश्चन में नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो दिमाग से हट जाएगा। बट क्योंकि आपने पहली जो एंट्री करी उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसा आ गया, और कितना आया आप देख सकते हैं, 50,000 आया है, 25,000 आया है। तो यानी कि यहाँ से आप 25,000 ही लीजिए, और बाकी पहले जो है सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ करिए, क्योंकि फ्री रिजर्व तो बहुत और काम आ सकता है, पर सिक्योरिटी प्रीमियम के कुछ ही यूजेस होते हैं जो कंपनी लॉ में कराया है। तो ऐसे कर आप जो है पेमेंट कर देंगे। ये आपने बोनस पे कर दिया, बोनस टू शेयर होल्डर, और बोनस टू शेयर होल्डर से शेयर कैपिटल बढ़ा दिया। अब उसके बाद जो है आपको डिबेंचर्स रीपे करने हैं 3% के प्रीमियम पर। तो 1,20,000 का 3% क्या होता है वो देख लीजिए आप, 3,600। ये है आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है ना। और 1,20,000 को रिडीम करना है, तो इसका 10% यानी कि 12,000 रुपये पीएनएल से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में एक बार डाल दीजिए, ब्लॉक कर लीजिए। साथ ही में इस कंपनी को इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है, तो बैंक अकाउंट से आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं 15% वैल्यू तक की। अब ये क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप चाहें तो 18,000 की आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। DRR इन्वेस्टमेंट 18,000 टू बैंक अकाउंट, यह पहले ही कर लेंगे। उसके बाद रिडेम्पशन की बारी आएगी तो इस एंट्री को फिर रिवर्स करना ही पड़ेगा। आपने इन्वेस्टमेंट क्रिएटेड नहीं थी, फिर उसको रिवर्स करा, और अल्टीमेटली फिर आपने रिवर्स करने के बाद अगर आप ये एंट्री करते हैं तो आप रीपेमेंट कर देंगे, जिसमें कि आप 12% डिबेंचर्स को आप रीपे करेंगे। प्रीमियम भी जो है वो भी आप देंगे टू डिबेंचर होल्डर, और डिबेंचर होल्डर को आप रीपे कर देंगे जो भी आएगा 1,23,600 टू बैंक, और जो आपने DRR बनाया था 12,000 का, उसे फिर से आप जनरल रिजर्व में डाल देंगे। तो मतलब पीएनएल से ठीक है आपने लिया, बट जब उसको आप दोबारा से डालें तो आप जनरल रिजर्व में ही डालें। तो DRR इन्वेस्टमेंट इन्होंने बनाई है, अच्छी बात है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बना है, बहुत अच्छी बात है। ये 1,23,600 पे करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो प्रीमियम का पैसा है, प्रीमियम और रिडेम्पशन, इसको भी ज़रा पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर लीजिए।
अल्टीमेटली तो P&L में ही जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ख़त्म कर लीजिए ना, उस अकाउंट को भी ख़त्म कर लीजिए। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व तो आपने बना ही लिया था, और इसको पीछे कर लीजिएगा इस एंट्री को। पहले रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट को बेच दीजिएगा, फिर डिबेंचर होल्डर्स को पे कर लीजिएगा, और फिर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को आप जनरल रिजर्व में डाल लीजिएगा। तो जो हमने एंट्री करी वही सारी एंट्रियाँ यहाँ पर करनी थी। हमने चीज़ों को रिकॉर्ड करा, और अब ये आपसे मांगते हैं कि आपको सारी ट्रांजैक्शंस के बाद बैलेंस शीट बनानी है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी होगी? उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया, सेम होगी। स्टॉक सेम होगा, ट्रेड रिसीवेबल सेम होगा, कैश सेम होगा, कोई बदलाव नहीं है। बैंक में जो है 2 लाख आ रहा है, इस 2 लाख में जो यहाँ बैंक अकाउंट में पैसा आया है 75,000 वो बढ़ जाएगा, और 1,23,600 पे हुआ है वो रीपे हो जाएगा। यानी कि यानी कि 2 लाख प्लस 75,000 माइनस 1,23,600, तो बैंक बैलेंस आया 1,51,400। तो एसेट साइड पर क्या बैलेंस शीट बनेगी वो मैंने आपको बता दी। ये चीज़ें सेम, और बैंक बैलेंस में जो बदलाव हुआ उस बदलाव के बाद 1,51,400। तो एसेट साइड पर आप देख सकते हैं 1,15,000 इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल हैं, और बैंक बैलेंस है। इसमें कैश का 30,000 भी जोड़ दिया, वो एक साथ दिखा दिया। मैंने सिर्फ आपको बैंक बैलेंस बताया था, कैश भी जोड़ दोगे तो वो इकट्ठे यहाँ इन्होंने दिखा दिया 1,81,400, और उसका ब्रेकअप नीचे दिखा दिया कि भाई देखिए बैंक बैलेंस इतना है और कैश इन हैंड इतना है, टेंजिबल एसेट्स इतने हैं। ये हुआ एसेट साइड। अब कई लोग पूछेंगे ये बैलेंस शीट तो यहाँ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है और बाद में जो है वर्टिकल फॉर्मेट में बनाई गई है। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर कर लेंगे तो उसमें आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता लग जाएगा जो वर्टिकल होता है। और जब भी क्वेश्चन में मांगा जाएगा कि आपको बैलेंस शीट बनानी है तो आप वर्टिकल फॉर्मेट में जैसे यहाँ बनाई हुई है वैसे ही बनाएंगे। इवन आप चाहें तो नोट्स टू अकाउंट्स बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट ही नॉर्मली बनाकर आ सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो ट्रेड पेबल इतने ही होंगे, ये 12% डिबेंचर हट जाएंगे। P&L का बैलेंस जो है वो 1,20,000 पहले था, उस 1,20,000 में आपने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को एक तरह से आपने राइट ऑफ कर दिया। तो 1,20,000 में 3,600 तो आपने राइट ऑफ कर दिया, साथ ही में 12,000 रुपये जो हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के नाम पर वो आपने बाद में जनरल रिजर्व में डाल दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, और साथ में आपने बोनस इशू भी करा है, तो बोनस इशू के लिए भी 25,000 रुपये का खर्चा यहाँ पर आपने किया है। तो 25,000 रुपये और माइनस हो जाएंगे, तो करीब करीब 79,400 आपका P&L का बैलेंस होना चाहिए, 79,400। और जनरल रिजर्व में बैलेंस आ रहा होगा 12,000 जो आपने P&L से निकाला और बाद में जैसे DRR बनाया था बाद में आपने जनरल रिजर्व में डाल दिया। तो ये भी आपका बैलेंस आ गया नई बैलेंस शीट का। आखिरी बचा शेयर कैपिटल, जिसमें कि 20,000 आई थिंक शेयर्स पहले से थे, उसमें आपने करीब करीब 5,000 आपने बोनस इशू करा, 5,000 राइट इशू करा, तो 30,000 शेयर्स हो गए, मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो गया 3 लाख रुपए। ठीक, जब आपने नए राइट इशू करे तो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम में भी डाला, पर उसको आपने पूरा यूज़ कर लिया बोनस इशू करने के लिए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 0 हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे कर कर जो है हमने जो है बैलेंस शीट तैयार कर ली, सारी एंट्रीज हमने कर ली, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखेंगे तब डेफिनेटली अब इस फॉर्मेट से यूज टू हो जाएंगे। हालांकि ये फॉर्मेट 11th या 12th में भी कराया जाता है, ये फॉर्मेट आ चुके हैं, फाउंडेशन में भी यही फॉर्मेट आपने देखा होगा, वर्टिकल फॉर्मेट में ज़रूर आपने बैलेंस शीट देखी होगी, जिसमें पहले शेयर होल्डर्स फंड आता है यानी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, और उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, करेंट लाइबिलिटीज़, वहीं एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट, ऐसे कर कर प्रेजेंट किया जाता है।
नॉन करेंट में जो है आपके टेंजिबल, कई बार इनटेंजिबल और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आते हैं, और करंट में आपका इन्वेंट्री, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल जिन्हें बोलते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस, वो सब आते हैं। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसके लिए एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं कराया था, वो मैं आपको करा देता हूँ। सो हियर वी गो। और लास्ट जो कॉन्सेप्ट आपका रह गया था वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है। अगर डिबेंचर्स को कन्वर्ट करना है किसी नए डिबेंचर्स में, या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल में या शेयर कैपिटल में, तो उस केस में आपको निकालना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर्स आप देने वाले हैं। तो इसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, भाई जो भी पैसा मुझे देना है अपने डिबेंचर होल्डर्स को, जो भी देना है, प्रीमियम के नाम का या फिर आपका जो डिबेंचर का प्रिंसिपल अमाउंट कह लो उसे, वो देना है, तो जो भी मुझे देना है वो सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ डाल दूंगा। डेफिनेटली मैं इंटरेस्ट नहीं डालूंगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो मैं अलग से पे करता ही हूँ, हर साल करता हूँ ना, वो तो मैं मैच्योरिटी की बात कर रहा हूँ। तो मैच्योरिटी पर जो मुझे देना है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि भाई इतना रुपया मुझे देना है। और जो मैं शेयर इशू कर रहा हूँ या डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, उसका इशू प्राइस क्या है, नॉट द फेस वैल्यू, नहीं सर नहीं, इशू प्राइस, कि भाई एक जो है मैं इतने रुपए पर आपको इशू कर रहा हूँ। तो अगर मैं एक आपको जो है 20 रुपये पर इशू कर रहा हूँ और 2 लाख रुपए मुझे देने हैं, तो उस केस में मैं आपको करीब करीब 10,000 शेयर्स, या जो डिबेंचर्स हैं, अगर डिबेंचर्स कर रहा हूँ तो 10,000 डिबेंचर्स मैं आपको दूंगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। जो आपका डिबेंचर अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा है, इसको पहले आप डिबेंचर होल्डर अकाउंट में डाल दीजिएगा, फिर डिबेंचर होल्डर से शेयर्स इशू कर दीजिएगा। प्रीमियम पर कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा जाएगा, डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट पर जाएगा, जो कि आजकल होता नहीं है। मैं इसको कट कर दूंगा, डिस्काउंट पर इशू आजकल होता नहीं है, तो इसे कट कर देंगे। बस यही करना है और कुछ नहीं है। और इससे जुड़ा हुआ जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें समराइज्ड बैलेंस शीट गिवन है कन्वर्टिबल लिमिटेड की। नाम में कन्वर्टिबल है, कन्वर्ट करेंगे ये। अनलिस्टेड कंपनी है, डीआरआर बनाना होगा। अदर देन एएफआई, अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, एचएफसी नहीं है। 30 जून 2021 की बैलेंस शीट देते हैं। लाइबिलिटीज, शेयर कैपिटल 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 50 लाख। जनरल रिजर्व 90 लाख। पीएनएल बैलेंस 10 लाख। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 10 लाख। 13% कन्वर्टिबल डिबेंचर, 1 लाख डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, 1 करोड़। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 1 करोड़। अदर लोन भी पड़े हैं, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस पड़े हैं। एसेट्स में यहाँ पर फिक्स्ड एसेट आ रहे हैं नेट 1 करोड़ 60 लाख। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया हुआ है, तो इसका 15% बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कैश एंड बैंक बैलेंस है, अदर करंट एसेट्स है। द डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 1 जुलाई 2021। तो यहाँ पर 30 जून 21 के बाद जब ईयर क्लोज हुआ है, वैसे तो 31 मार्च को होता है, इन्होंने पता नहीं क्यों 30 जून को क्लोज किया है, उसके नेक्स्ट डे इमीडिएटली रिडेम्पशन हो रही है, तो इसका मतलब कोई इंटरेस्ट तो बनेगा नहीं। टर्म ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स प्रोवाइडेड दैट दे वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी कि 1 लाख पर 5%, यानी कि 5 लाख रुपए प्रीमियम के साथ जो है हम रिडीम करेंगे। एंड ऑल्सो कन्फर्ड ऑप्शन टू द डिबेंचर होल्डर्स टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग्स इनटू इक्विटी शेयर्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑफ 15 रुपये 0.75 पर शेयर एंड द पेमेंट इन कैश। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 करोड़ में 20 लाख डिबेंचर्स जो हैं, 20 लाख की फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हैं, प्लस उन पे प्रीमियम, उसे तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, बाकियों को हम पेमेंट कर देंगे। ये ऑप्शन दिया गया है, कंपल्शन नहीं है। यहाँ पर कुछ एजम्पशंस दे रखी है। एक्सेप्ट फॉर 100 डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग टोटली 25,000 डिबेंचर्स, मतलब कि हमें तो
कितने भी डिवेंचर होल्डर हो, हमें तो इस टर्म्स में देखना है कि 25,000 डिवेंचर जो हैं, द रेस्ट ऑफ देम एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन, यानी इन 25,000 डिवेंचर्स को छोड़ के, तो आप ऐसा करिए, 1,00,000 डिवेंचर्स हैं, 100 रुपये ईच के हैं, तो 1 करोड़ की फेस वैल्यू के आ रहे हैं। इसमें 25,000 डिवेंचर्स जो हैं, 25,000 डिवेंचर जो हैं, ये हो गया 25 लाख। इन्होंने कहा हमें तो भैया बैंक में पैसा दे दो, और बाकी के जो 75,000 है उसमें भी मैक्सिमम कन्वर्जन के लिए वो एग्री कर रही हैं, तो उनका 20% यानी कि 15,000 डिवेंचर्स जो हैं उसके इक्विटी शेयर कैपिटल आपको इशू करनी है, और बाकी जो इसका 80% है यानी 50,000 डिवेंचर्स, उनको तो आपको नॉर्मल पेमेंट करनी ही है। तो ये आपने ब्रेकअप कर लिया। द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट पार ऑन सेल, इन्वेस्टमेंट्स को तो आपने बेच दिया। ऑल ट्रांजैक्शंस आर पुट थ्रू विदाउट एनी लैग ऑन 1 जुलाई 2021, यानी सब कुछ आपने 1 जुलाई को ही कर दिया है। आपको जो है बैलेंस शीट ड्राफ्ट करनी है कंपनी की। आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द रिडेम्पशन, शो योर कैलकुलेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड एंड द नेसेसरी कैश पेमेंट। मतलब कई बार जो है इक्विटी शेयर्स जो निकल कर आते हैं, जैसे कि 15,000 है, तो 15,000 का मतलब है 15 लाख। 15 लाख में जो है 5% का प्रीमियम जोड़ेंगे अगर हम, क्योंकि वो भी तो अल्टीमेटली पे करना है। तो भाई मुझे जो पे करना है, और ये जो मुझे पे करना है, ये पे करना है मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल में 15.75 का एक मैं इशू कर रहा हूँ। तो 1,00,000 इक्विटी शेयर जो है मैं इशू कर रहा हूँ, 1 लाख इक्विटी शेयर्स, यही है और तो कुछ भी नहीं है। और आपको जो है ना एंट्री पास करनी है ना अकाउंट बनाना है, आपको सिर्फ कह सकते हो आपको सिर्फ जो है बैलेंस शीट ड्राफ्ट करनी है। तो इसको मैं यहीं से करा देता हूँ। टोटल जो 1,00,000 के डिवेंचर्स हैं उसमें से 15,000 के डिवेंचर्स तो आपने यहाँ पर आप कह सकते हैं उन्हें आप इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, 1 लाख इक्विटी शेयर्स। जो इक्विटी शेयर्स हैं वो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं वो 10 रुपीज़ के हैं, पर आप इशू कर रहे हैं 15 रुपये के, तो बाकी का अमाउंट आपका सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। हो सकता है भाई 10 रुपये की फेस वैल्यू के आप कितने में भी इशू कर सकते हैं, बस जब आप नॉर्मली इशू करते हैं तो आपके पास बैंक में पैसा आता है। यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि भाई मुझे आपको देना है इतना पैसा डिवेंचर होल्डर को, और फिर वो मेरे एक तरह से शेयर्स लेंगे, मैं डायरेक्टली वो काम कर रहा हूँ, तो ना कैश का आदान प्रदान नहीं हो रहा, बाकी चीज़ें सेम है कि भाई मैं आपको जो है अपना एक शेयर 15 रुपये 75 पैसे का लगाऊंगा, इस भाव से लगाऊंगा। तो जो भी मुझको आपको देना है, अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो एक शेयर आपको इतने रुपए का पड़ेगा, तो देख लो आपके हिस्से में कितने शेयर्स आएंगे। फेस वैल्यू कम है तो बाकी मैं सिक्योरिटी प्रीमियम का ले रहा हूँ, सिंपल है। 1,00,000 डिवेंचर्स में से अगर आप 15,000 डिवेंचर्स माइनस कर लें तो 85,000 जो बचेगा वो आप 5% के प्रीमियम पर कैश में रिडीम करेंगे। कैश का मतलब बैंक, ठीक है ना सर। चाहो तो इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। बैंक का बैलेंस यहाँ पर दे रखा है आपको पहले से, ये पता नहीं दिया है नहीं दिया। अच्छा यहाँ दिया होगा ना बैंक बैलेंस, जनरल रिजर्व, अदर लोन, कैश एंड बैंक, 75 लाख का दे रखा है बैलेंस। तो 75 लाख में जो ये इन्वेस्टमेंट है यहाँ जो आ रही है DRR इन्वेस्टमेंट 15 लाख की, उसे आप बेच देंगे। तो उसको बेचेंगे तो आपके पास 90 लाख का बैंक हो जाएगा। उसमें से जो कैश देना है 89,25,000 का वो आप पे करेंगे, तो भी 75,000 का बैंक बैलेंस बचेगा। और इसीलिए जब आप यहाँ पर बनाएंगे अपनी नई बैलेंस शीट तो उसमें 75,000 का कैश एंड बैंक आएगा। बैलेंस शीट में जो है अदर करेंट एसेट्स आ रहे हैं 2 करोड़ के,
इसमें कोई चेंज नहीं होगा। टेंजिबल एसेट आ रहे हैं 1,60,00,000 के यहाँ पर, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम रहेगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आ रहे हैं यहाँ पर, करंट लाइबिलिटीज आ रही है 1,25,00,000 की, कोई चेंज नहीं है करंट लाइबिलिटीज। इवन लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 65 लाख रुपीज़ की, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये रही, अदर लोन्स कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में नहीं बताया अदर लोन लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म, बट लोन ज़्यादातर लॉन्ग टर्म ही होते हैं, है ना। 1 साल के लिए थोड़ी ना लोन लेते हो, 1 से ज़्यादा साल के लिए लेते हो। जो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है वो अल्टीमेटली जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है सर। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और शेयर कैपिटल जो 5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 6 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल बन जाएगी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 60 लाख। और रिजर्व एंड सरप्लस है, इसकी पूरी राम कथा है कि ये कैसे निकला है। एंट्रियाँ तो आपको पास करनी नहीं है। डिबेंचर्स को रिडीम करा तो कैश में रिडीम करा तो बैंक बैलेंस कम हो गया, डिबेंचर वहाँ पर डिबेंचर्स कम हो गया, और जो प्रीमियम का खर्चा था वो आपने पीएनएल में डाल दिया, तो उससे पीएनएल बैलेंस कम हो जाएगा। 90 लाख का जनरल रिजर्व आ रहा है, 10 लाख का पीएनएल में पहले से बैलेंस आ रहा है, 10 लाख का डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आ रहा है, बट डिबेंचर्स रिडीम होने के बाद वो जनरल रिजर्व का पार्ट बन जाएगा, तो टोटल इतना होगा। उसमें से आप प्रीमियम रिडेम्पशन माइनस करेंगे तो आपके पास फ्री रिजर्व इतने बचेंगे, प्लस जो 1 लाख के आपने शेयर्स इशू करे हैं उसमें 10 रुपये की फेस वैल्यू तो आपकी हो गई शेयर कैपिटल में चली गई। आपने 15.75 पैसे में किए तो 5.75 जो है एक्स्ट्रा आपने लिए फेस वैल्यू से ऊपर के, वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में चले गया। और सिक्योरिटी प्रीमियम में ये नॉन कैश पोर्शन है, नॉट रियलाइज्ड इन कैश। तभी आपको याद होगा कि हमने जब किया था कुछ जगहों पर, उसमें हम ब्रैकेट में लिखते हैं रियलाइज्ड इन कैश, ये नॉट रियलाइज्ड इन कैश है क्योंकि नॉन मॉनिटरी है, इसका कोई पैसा तो आपके बैंक में आया नहीं, देना था आपने नहीं दिया, सीधी सी बात है। अब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करनी थी, नहीं करा, उसके बदले आपने इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया। तो ये आपके जो है पूरा का पूरा डिबेंचर रिडेम्पशन का चैप्टर हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं सिर्फ डिस्कशन कर लूँगा आपसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 का, जो आपके होमवर्क के क्वेश्चन हैं, आप खुद से ट्राई करिएगा। और खुद से ट्राई करने के बाद जब गलतियाँ मिलेगी आपको कि भाई सब कुछ समझ में आया, इलस्ट्रेशंस भी कर ली, एक बार मैंने करा दी, फिर एक बार खुद से आपने पढ़ ली, और फिर जब आप बिना देखे ये इलस्ट्रेशंस करेंगे, पीछे की एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको पता लगेगा यार बिना देखे करने में थोड़ा बहुत ट्रिक आ जाती है, तो हम कैसे कहाँ पर अटकते हैं। और फिर जब आप सॉल्यूशन या डिस्कस करेंगे या मेरे साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद आपको क्लिक हो जाएगा कि यार ये गलती जो हुई है ना इस वजह से हुई है, वो मुझे नहीं करनी है। तो फिर जो है पूरे चैप्टर पे आपकी कमांड बनेगी, समझे आप। ये मत समझिएगा कि एक बारी में सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं सर। कॉन्सेप्ट समझने के बाद इलस्ट्रेशंस को मैंने समझाया और उसको बिल्कुल ठीक कराया, वो एक पार्ट हो गया। उसके बाद आप खुद से वही चीज़ रिवाइज करके करते हैं, वो दूसरा पार्ट हो गया। और थर्ड होता है आप बिना देखे कोई नया क्वेश्चन ट्राई करते हैं और उसको बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट कर पाते हैं, वो थर्ड पार्ट हो गया। तो वही जो है मैं आपको ये लास्ट में देता हूँ कि जो एक्सरसाइज पोर्शन है वो बिना देखे करें आप, और फिर मैच करें। अगर आपके पास पुराना मॉड्यूल है तो ये वाला नया मॉड्यूल डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के चैप्टर में चेंजेस हुए हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं इसमें एंड का जो है डिस्कशन कर लूँगा आपके साथ। ओरल डिस्कशन होगा, आंसर करे हुए हैं, आपका होमवर्क है पूरा, लिख कर डिस्कशन नहीं होएगा, सेम रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम। उसके बाद हम जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। पहले एक कॉन्सेप्ट क्लास होगी, कॉन्सेप्ट के बाद स्टडी मॉडल के क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस होंगे। बाकी जो इलस्ट्रेशन होगी वो मिक्सचर में डिस्कस होगी कि वन नोट में कुछ एक्सप्लेन कर दिया, बाकी सॉल्यूशन में हमने क्लियर हैंड राइटिंग में देख लिया, और बैक की एक्सरसाइज होमवर्क होगी जैसा आप लोग करते हैं। तो ऐसे हम लोग चलते रहेंगे। कोर्स पूरा होने के बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का टाइम मिलेगा तो मैं कराऊंगा, नहीं तो आप पूरी तरह से आपको छूट है कि आप ट्राई करें, और जहाँ दिक्कत हो आप मुझसे पूछें, आप जो चैप्टर हो चुके हैं कि भाई यहाँ पर ये कैसे किया हुआ है, ये मेरे को सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है। तो आप खुद से ट्राई भी करें, दिक्कत आए तो पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।